नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, ठीक है? इसको हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे और साथ ही देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। तो ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम मैप के माध्यम से देखेंगे कौन सा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे क्या है। मगर इससे पहले दोस्तों, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझने से पहले हम देखते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या आखिर साइंस है जिसके वजह से ये जो परमाणु ऊर्जा के द्वारा जो है बिजली उत्पन्न करने की इतनी अधिक तीव्रता से डिमांड हो रही है, और इसका क्या प्रिंसिपल है, वैज्ञानिक तरीका क्या है, वो आके थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें प्रयोग होता है दोस्तों, आप जानते हैं न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग होता है। जो पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए जो होता है, उसमें जो प्रिंसिपल प्रयोग होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के नाम से जाना जाता है। तो नाभिकीय विखंडन होता क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। तो आप सपोज यहाँ पे जैसे हमारा जो न्यूक्लियर फिजन में है, यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे परमाणु का प्रयोग किया जाता है, एटम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि यूरेनियम जैसा एक तत्व है, इस पे आप जैसे ही न्यूट्रॉन का प्रहार होता है तो ये कई छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाता है, और साथ ही में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। ठीक है, एक यूरेनियम पे जब कोई न्यूट्रॉन एक उस पे बम्बार्डिंग होती है तो उसके वजह से ये यूरेनियम टूटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और साथ ही कुछ न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, और साथ ही मुक्त होता है यहाँ पे ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होता है, वो भी काफ़ी हैवी, काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, तो आप देख लिए कि इस तरह से ऊर्जा तो मुक्त होता है, इस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं बिजली उत्पन्न करने हेतु। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन ही वो प्रिंसिपल है, अर्थात नाभिकीय विखंडन ही वो प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक चेन रिएक्शन है। ये चेन रिएक्शन किस तरह से है, एक न्यूट्रॉन से किसी यूरेनियम पे प्रहार किए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो जरूर, साथ ही बहुत सारे न्यूट्रॉन्स पैदा किया। ये न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम पे बम्बार्डिंग करेंगे, और वो जो है फिर से यूरेनियम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाएगी जब तक कि वो यूरेनियम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, मगर इसका जो है हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल करके प्रयोग करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। मगर जब अनियंत्रित अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग करते हैं अनियंत्रित, तो वही न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल पे ही होता है, बट वो अनकंट्रोल्ड। न्यूक्लियर बॉम्ब में हम लोग अनकंट्रोल्ड, वहाँ पे हम नियंत्रित नहीं करते हैं। मगर पावर प्लांट में हमको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन को जो हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक और अंतर आपको बताता चलूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन, इसी तरह से एक और प्रक्रिया है न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों में अंतर आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जब नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक यूरेनियम है, यहाँ पे मैंने बताया यूरेनियम का एटम है, इस पे जब न्यूट्रॉन का प्रहार होता है तो ये छोटे छोटे एटम्स में बट जाता है, साथ ही नए न्यूट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा विमुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एटम टूटकर कई छोटे छोटे एटम्स में बट रहे हैं। मगर यहाँ पे आप देखिए, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया है ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, कई छोटे छोटे एटम्स जो है आपस में आकर मिलते हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम आकर यहाँ पे मिलने की वजह से क्या है, एक तीसरे तत्व या एक तीसरे एटम का निर्माण हुआ, जैसे हीलियम। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम आपस में मिले, आपस में आकर मिलने की वजह से क्या हुआ, एक थर्ड एटम का निर्माण हुआ जो है हीलियम, और इस मिलने की वजह से जो है यहाँ पे भी हीट उत्पन्न हुआ। तो हीट दोनों
दोनों अवस्था में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही अवस्था में हीट उत्पन्न हुआ, बट यहाँ क्या है, एक बड़ा एटम जो है टूटकर छोटे छोटे एटम में बन गया, मगर यहाँ पे फ्यूजन में क्या है, छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलकर एक बड़े एटम का निर्माण किया। तो ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है, इस चीज को आप समझ के रखेंगे। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन, ये सूर्य में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, इस पे हम एमसीक्यू आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पावर प्लांट जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें चार जो है मुख्य रूप से चार घटक हैं, चार ही मेन कंपोनेंट हैं। पहला जैसे ईंधन है जिसे हम लोग रिएक्टर कहते हैं या कोर कहते हैं, ये यहाँ पे यूरेनियम है या प्लूटोनियम, जो भी ईंधन प्रयोग कर रहे हैं ये है, इसे हम लोग रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रिएक्टर या कोर के नाम से जानते हैं। यही जो ईंधन है विखंडित होता है। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल रड। कंट्रोल रड, कंट्रोल रड क्या करता है दोस्तों कि जैसे ही इस यहाँ पे यूरेनियम जो जब विखंडित होना शुरू होता है तो इसको ये रोकने का काम करता है, अर्थात जितनी ऊर्जा हमको आवश्यक है उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करना है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, अननेसेसरी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करना है। या तो पावर प्लांट को कभी बंद करना हुआ या पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत हुई तो ये कंट्रोल रड उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कंट्रोल रड मुख्य रूप से कैडमियम, बोरोन इत्यादि से मिलकर बने होते हैं। कैडमियम और बोरोन का ये मुख्य रूप से कंट्रोल रड बना होता है। एक अन्य चीज है मॉडरेटर। यहाँ पे एक मॉडरेटर है जिसे हम लोग मुख्य रूप से ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। यहाँ पे भारी जल का भी या D2O का प्रयोग होता है, भारी जल जिसको हम लोग D2O कहते हैं, भारी जल का भी प्रयोग होता है। मॉडरेटर क्या करता है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं इसकी गति को ये मॉडरेटर नियंत्रित करती है। न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित मॉडरेटर करती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से D2O, ग्रेफाइट आदि का बना होता है। और एक चौथा और ये इंपॉर्टेंट चीज है कूलेंट। कूलेंट का क्या रोल है दोस्तों, कूलेंट का रोल है, अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन की वजह से, चेन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हुआ, रिएक्टर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न हुआ, इस ऊष्मा को जो है यहाँ से ठंडे पानी आया, ठंडे पानी को ये ऊष्मा क्या करता है, इस ऊष्मा की वजह से ये पानी गर्म होकर पुनः जो है यहाँ पे चला जाता है और ये गर्म पानी स्टीम बनकर फर्दर ये टरबाइन को चलाने का काम करती है और उस टरबाइन की वजह से फिर आगे विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये एक मतलब एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन का ये सिंपल डायग्राम था। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं इस पे जो है कुछ एमसीक्यू देखते हैं। और ये एमसीक्यूज देखिए आप किस तरह से जो सीजीएल, बीपीएससी इत्यादि सभी एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो जैसे सबसे पहला है, परमाणु रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा किसके कारण होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा किस वजह से उत्पन्न होती है, तो न्यूक्लियर फिजन या परमाणु विखंडन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में काफी कंफ्यूजन होता है, तो आपको एकदम क्लियर होना है। मैंने बताया भी आपको अभी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कैसे दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा में ये जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चेन रिएक्शन नियंत्रित रहे, अनियंत्रित ना हो जाए, उसके लिए हमें कंट्रोल रड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु रिएक्टरों में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो D2O, भारी पानी का हम केमिकल नाम जानते हैं D2O। तो भारी पानी का यूज जो है कूलेंट के रूप में भी किया जाता है और मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। आप यहाँ देखिए, ये मैंने बताया था मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन्स की गति को नियंत्रित करना, और कूलेंट का काम क्या है, ये जो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हुआ उसको हस्तांतरित करना। तो D2O, भारी जल का प्रयोग दोनों रूपों में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, तो भारी जल का प्रयोग दोनों रूपों में किया जाता है। अगर जो आपका ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा जाए
तो भारी जल का प्रयोग मॉडरेटर में किया जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो वहां पे मैं मॉडरेटर के साथ जाऊंगा, मगर कूलेंट के रूप में भी D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन स्वाभाविक रूप से कहाँ होता है? तो सूर्य के उष्मा उत्पन्न में न्यूक्लियर संलयन या परमाणु संलयन यहाँ पे घटित होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भारत के मैप पे देख लेते हैं कि प्रमुख रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, ये कोटा में है। इसका दूसरा नाम रावल भाटा पावर प्लांट भी है दोस्तों, रावल भाटा पावर प्लांट, ये याद रखेंगे। ये भारत का जो है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में खासियत जो है, ये भारत द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, अर्थात भारत ने इसको स्वयं निर्मित किया है, किसी अन्य देश की सहायता नहीं ली गई है। दूसरा हमारा है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। तो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के पास है और ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, फिर हमारा है काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में है दोस्तों, और ये गुजरात के सूरत शहर में है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट में याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 700 मेगावाट की, एक मिनट, यहाँ पे जो है 700 मेगावाट की PHWR, ये क्या है? PHWR जो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का 700 मेगावाट की क्षमता की जो है 2021 में संचालन यहाँ पे शुरू हुई है। काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट जो है गुजरात के सूरत शहर में। नेक्स्ट हमारा है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पालघर के नजदीक स्थित है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। और ये तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है भारत का सबसे पुराना पावर प्लांट है दोस्तों। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत का सबसे पुराना पावर प्लांट है तारापुर पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैगा पावर प्लांट दोस्तों, ये है कर्नाटका में। कैगा पावर प्लांट हमारा कर्नाटका में अवस्थित है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कर्नाटका में कैगा पावर स्टेशन अवस्थित है। और कैगा की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों? इसके नाम पे एक रिकॉर्ड है, कैगा पावर प्लांट के नाम पे एक रिकॉर्ड है पूरे विश्व में। वो रिकॉर्ड है कि 962 दिन तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगातार चलते रहे। ठीक है, कंटिन्यूअस रनिंग फॉर 962 डेज। वर्ल्ड में और कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक 962 दिन लगातार नहीं चला है। ये कैगा जनरेटिंग स्टेशन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, फिर आ जाते हैं मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट जो कल्पक्कम में है। ठीक है, तमिलनाडु के कल्पक्कम शहर में मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। और एक है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी दोस्तों ये भी हमारा जो है तमिलनाडु में ही है। और इंडिया का सर्वाधिक यहाँ पे जो है सबसे बड़ी क्षमता की पावर स्टेशन है। ये जो कुंडनकुलम है ये सबसे अधिक क्षमतावान यहाँ पे है। यहाँ पे 2 गुना 1000 अर्थात 1000 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे अवस्थित है कुंडनकुलम में। तो टोटल कैपेसिटी 2000 है, जो कि भारत में सबसे अधिक यहीं पे है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक क्षमता न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूछी जाए तो कौन से स्टेशन की है? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे और इसके बेस पॉइंट पे हम एमसीक्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एमसीक्यू जैसा है कि हर एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी के एग्जाम से लेकर बीपीएससी के एग्जाम से यूपीएससी तक इस टॉपिक को टच किया है। तो देखते हैं भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तारापुर कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम जैसा कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे 2 गुना 1000 कुंडनकुलम में जो है 2 गुना 1000 मेगावाट के अर्थात 2 रिएक्टर है 1000 मेगावाट के। ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। कैगा पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित है। कोटा के पास रावत भाटा किस परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो रावत भाटा जो है राजस्थान में, उसको हम लोग राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो नरोरा, सबसे पहले आप देखिए, नरोरा यूपी में अवस्थित है और यूपी में गंगा नदी के किनारे ये अवस्थित है। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र 962 दिनों तक लगातार संचालन करने का विश्व रिकॉर्ड रखता है? ये देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। तो ये कैगा अपने नाम पे रखता है 962 दिन तक लगातार ऑपरेशन, और पूरे विश्व में ये पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र जो 1969 में शुरू हुआ था, कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक है, तारापुर पावर एटॉमिक स्टेशन सबसे पुराना है, जो 1969 में शुरू हुआ था। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र 2021 में पहला 700 मेगावाट PHWR यूनिट चालू करने के लिए प्रसिद्ध है? PHWR का मैंने फुल फॉर्म बताया था, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर ये रिएक्टर का एक प्रकार है। इस तरह का रिएक्टर से 700 मेगावाट की बिजली जो है हमारी काकरापारा पावर स्टेशन से ली जा रही है। ठीक है, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ये देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा है, सीजीएल 2020 में पूछा है और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा है। तो अगर जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं विभिन्न कंपटीशन का, तो देखिए आप इसी से प्रूफ लीजिए कि यूपीपीसीएस ने 2021 में पूछा है, उसी क्वेश्चन को रेलवे ने भी एनटीपीसी ने 2021 में उठा लिया है। उससे पहले सीजीएल ने 2020 में इस क्वेश्चन को उठाया था। तो आपका एक मुख्य कर्तव्य है दोस्तों, एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल्के में ना लें। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन जीके जीएस में है उसको आप कंठाग्र करें, बिल्कुल उसको देखें और उससे संबंधित टॉपिक का क्वेश्चन एकदम आपके पकड़ में होने चाहिए। तो क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका क्षमता का आधार पर सबसे बड़ा है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू भी हमने किया दोस्तों, साथ ही मैप से देख लिया। तो अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।